हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 19th डे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रिस्क एंड रिटर्न के बारे में। ये भी आपके यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें शामिल किया गया है और फाइनल के यहाँ पे भी शामिल किया गया है। फाइनल में किस नाम से है? सिक्योरिटीज एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हालांकि आपके यहाँ थोड़ा कम होगा ऑब्वियसली, और फाइनल में थोड़ा इसका स्कोप क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। फाइनल के अंदर तो ये 35 मार्क्स कवर करेगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली कवरेज भी थोड़ा ज्यादा होगा। आपके यहाँ कितना मार्क्स कवर करेगा? आपके यहाँ ये मार्क्स कवर करेगा करीब 5 नंबर का, सिर्फ 5 नंबर। वहां 35, अरे यहाँ पे 5 नंबर सीखोगे तो फाइनल के अंदर भी तुमको हेल्प मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। तो ये चैप्टर अपने को बड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। 5 नंबर भी है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 5 नंबर में रिस्क एंड रिटर्न भी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है ना। लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे या रिस्क एंड रिटर्न के मिलेंगे। तो वहां पर कुछ भी मिल सकता है। वैसे भी 100 नंबर का पेपर में 128 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं रिस्क एंड रिटर्न के बारे में। सबसे पहले सर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? नाम से पता चल रहा है रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न मतलब अगर कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप दो बातों में सोचते हैं, दो बातों के बारे में सोचते हैं। कौन कौन सी दो बातें? एक तो जहां आप पैसा लगा रहे हैं वहां पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा। दूसरा आप क्या सोचते हैं कि जहां पे आप पैसा लगा रहे हैं वहां पे हमारा रिस्क कितना रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे सिक्योरिटीज के बारे में, मतलब एक सिंगल सिक्योरिटी के बारे में, उसका रिस्क, उसका रिटर्न। और फिर हम बात करेंगे अगर हम पैसा नंबर ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, तो उस पोर्टफोलियो के केस में हमारा रिटर्न और रिस्क क्या रहने वाला है। ओके, इतने में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखिए सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में। पहले सिक्योरिटीज एनालिसिस, पहले रिटर्न की बात करेंगे फिर रिस्क की बात करेंगे। तो रिटर्न के बारे में सबसे पहले होल्डिंग पीरियड रिटर्न। नाम से पता चल रहा है यहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि किसी सिक्योरिटी को होल्ड करने पर आपको कितना टोटल में रिटर्न मिला, दैट इज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। फॉर्मूला क्या रहने वाला है? फॉर्मूला रहेगा इनकम प्लस एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ओके, वापस बोलना सर, इनकम प्लस एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू मतलब प्राइस एप्रिसिएशन। आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, आपका होल्डिंग पीरियड था 2 साल, 2 साल बाद वो शेयर 150 रुपए का हो गया, मतलब 50 रुपए आपका प्राइस एप्रिसिएशन हो गया है। ओके, और इन 2 सालों में जो आपको डिविडेंड वगैरह मिला होगा दैट इज योर इनकम। ओके, डिवाइडेड बाय आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके जी, इनटू 100। ये हो गया एचपीआर का फॉर्मूला। एचपीआर का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, अगर डेटा कुछ डिफरेंट हमको देगा क्वेश्चन वाला। कैसा? अगर क्वेश्चन वाला कहता है कि देखो जी पहले साल में आपने कमाया 10%, दूसरे साल में आपने कमाया 11%, तीसरे साल में आपने कमाया 12%, अब बताइए इन 3 सालों में टोटल क्या कमाया। तो 1+r इंटू 1+r इंटू 1+r, जितना भी ईयर का आपको या जितना भी टाइम पीरियड का आपको रिटर्न दे रखा होगा, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 1+r इंटू 1+r और -1 कर देंगे ताकि वो प्रिंसिपल अमाउंट हट जाए और हमारे पास सिर्फ रिटर्न बच जाए। उसके बाद सर ये क्या, ये तीसरा फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये तीसरा फॉर्मूला नहीं है। अगर रेट ऑफ रिटर्न तुमने अगर डिफरेंट टाइम पीरियड में जो कमाया, पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, तो सिंपल हम इस तरीके से कर सकते हैं 1.10 की पावर 3 -1। ये 3 सालों का होल्डिंग पीरियड आ जाएगा अगर आप हर साल सेम अर्न कर रहे हैं तो। ओके, फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया और CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये क्या होता है? ये कहता है कि आपने एक साल में इफेक्टिवली कितना कमाया, एक साल में इफेक्टिवली कितना कमाया। कह रहे हैं कि ठीक है जी आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, अच्छी बात है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, मान लो आपने 5 सालों में 70% कमाया। 5 सालों में कितना कमाया? 70% कमाया। ओके, तो ये क्या बताएगा? 1.70, 1+HPR 70% 0.70। ओके, कितने साल में कमाया? 5 साल में कमाया। तो एक साल में कितना कमाया, -1 करेंगे तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल अमाउंट हट जाएगा और वापस केवल रिटर्न बच जाएगा। प्रिंसिपल कैसे? अच्छा, ये 1 रुपए पे भी तो कमाया था 70 पैसे, 1 रुपए हटा लो, बच जाएगा केवल और केवल रिटर्न, दैट इज द एनुअलाइज्ड रिटर्न। ओके, अब इस पर कुछ एग्जांपल दिए हुए थे, वो देख लो जरा। मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000 इन द शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। हिज शेयर्स इंक्लूडिंग री इन्वेस्टेड डिविडेंड। री इन्वेस्टेड डिविडेंड मतलब
इसको जब डिविडेंड मिला होगा इन 10 सालों में, इसने क्या किया होगा, इमीडिएटली क्या कर दिया होगा, उसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए होंगे। ओके, इसका मतलब डिविडेंड इसके हाथ में नहीं रहा है। ओके, और ऐसा कर करके 10 साल में इसका इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया कि प्राइस भी बढ़ गई और नंबर ऑफ यूनिट्स भी बढ़ गई, और अब इसके पास 23,800 रुपए का टोटल वर्थ का इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स है। अब इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न बताना है। अब इसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे आएगा, सिंपल, 10,000 रुपए लगाए थे, 10 साल बाद मिला कितना, 23,800 रुपए मिले हैं। अच्छा सर 10 साल में डिविडेंड भी तो मिला, अरे डिविडेंड मिला वो अपने हाथ में थोड़ा ना रहा, वो तो अपन ने वापस इन्वेस्ट कर दिया था, तभी तो ये इसकी वर्थ 23,800 रुपए हो गई, वरना इसकी वर्थ और कम होती। ओके, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसा है, सिंपल, एंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। एनुअलाइज रिटर्न कैसे करेंगे, 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n माइनस 1, पावर में 1 बाय 10, आप सबको सॉल्व करना आता होगा, वरना ये 5 स्टेप्स है। और भी अगर आपको नहीं आता है, मान लो कैलकुलेटर सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए कैलकुलेटर की क्लासेस जरूर लेकर आऊंगा। ओके, पूरे 2 घंटे लग जाते हैं कैलकुलेटर सिखाने में। ओके, चलिए देखो नाउ एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना, 5,000। सॉरी, कैलकुलेटर में इतना कुछ है क्या, बिल्कुल है, कभी जरूर मुझसे सीख कर देखिएगा। ओके, फिर आपको वाकई में कैलकुलेटर चलाने में मजा आएगा। नाउ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपए, और 5 साल बाद इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो गया है 7,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2,000 रुपए से मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, प्राइस अप्रिशिएशन, और इन 5 सालों में मुझे रिटर्न कितना मिला, इनकम कितना मिला, डिविडेंड कितना मिला, इनको भी मैं ऐड कर दूंगा, ये भी मेरा रिटर्न है कि नहीं है, बिल्कुल। तो 2,000 रुपए तो प्राइस अप्रिशिएशन हो गया है, 100 रुपए का मेरे को डिविडेंड मिल गया इन 5 सालों में, डिवाइड बाय पैसा लगाया था कितना, 5,000 रुपए। ओके, तो मैंने कितना कमाया, 42% कमाया इस होल्डिंग पीरियड में, इन 5 सालों में। अब बात आती है कि 5 सालों में अगर 42% कमाया है, तो एक साल में कितना कमाया होगा, तो 1 प्लस HPR टू द पावर 1 बाय n माइनस 1। ओके, ये आ जाएगा आपके पास CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब एक और क्वेश्चन, इफ अ शेयर होल्डर अर्न क्वार्टरली 5%, तो दिमाग का यूज करना, क्वार्टरली तुम 5% कमा रहे हो, साल भर में कितना कमाओगे, मैंने कहा एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, मतलब तुम 5-5% करके 4 बार कमा रहे हो, दैट मीन्स तुम कितना कमा लोगे, 1.05 की पावर 5। आप 1 रुपए पे कितना कमा रहे हैं, 5%, 1 रुपए 5% कितना, 5 पैसे। ओके, तो ऐसा कितनी बार कमा पा रहे हैं, साल में 4 बार कमा पा रहे हैं, बिल्कुल 4 बार कमा पा रहे हैं। ओके, -1 कर दोगे, आपका रिटर्न आपके पास आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये तो था होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एनुअलाइज्ड रिटर्न। अब क्या है, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में देखते हैं। एक्सपेक्टेड मतलब हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम कितना रिटर्न कमा पाएंगे। अब फ्यूचर में कितना रिटर्न कमा पाएंगे, तो क्वेश्चन वाला हमें क्या करता है, कुछ रिटर्न्स लिख कर देता है और उनके रिगार्डिंग कुछ प्रोबेबिलिटीज देता है। अच्छा, ये याद रखना कि प्रोबेबिलिटीज का टोटल हमेशा क्या होता है, 1 होता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि चांसेस है, चांसेस होने का चांसेस तो 100% होता है ना, 20% किसी और का चांस, 30% किसी और का चांस, ऐसा, तो 100% मतलब 1। अब हमको करना क्या होगा एक्सपेक्टेड के लिए, सिंपली इन रिटर्न्स को इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना होगा, हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। बड़ा आसान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन, अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे सर, अगर सिंपल हमको रिटर्न दे रखा और बोला एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ, अब प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखा होता है तो हमें क्या मानना होता है, सिंपल देखो, मानना क्या होता है कि हमारी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है, इन सब की 10, 12, 13, 15, 18 ये रिटर्न कमाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। कितनी प्रोबेबिलिटी, सबका प्रोबेबिलिटी, 5 फैक्टर्स थे ना, 5 ऑब्जर्वेशन थी ना, 5 ऑब्जर्वेशन है तो सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी होगा, इक्वल चांस है सबका होने का। अब इक्वल चांस होने का मतलब ये हो गया कि सबका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 0.222। अच्छा, 0.2, ओके, कैसे, 1 था ना, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 0.20 आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अच्छा, लेकिन हमको तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, बिल्कुल नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, मैं कहा जब इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो क्या करना होता है अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो आप क्या करेंगे, सारे रिटर्न्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देंगे। अच्छा, डिवाइड बाय 5 करने का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 5 करने का मतलब क्या होता है, 0.20। इसका मतलब हमने इन सब रिटर्न्स को 0.20 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका सेम प्रोबेबिलिटी था ना, सबको 0.20 से मल्टीप्लाई करना था, इससे बेटर है कि सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, काम हो गया। ओके सर, डन है। चलिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी की रिस्क के बारे में। सिक्योरिटी का रिस्क,
रिटर्न तो बात कर लिया। अच्छा, रिटर्न के बारे में देखोगे तो रिटर्न क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी का में हम चाहेंगे रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, रिस्क के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होगा, रिस्क कम से कम हो। तो कोई भी बंदा होगा जो अपने रिटर्न को क्या करना चाहेगा, मैक्सिमाइज करना चाहेगा और रिस्क को मिनिमाइज करना चाहेगा। अब ये रिस्क मेजर कैसे होती है, रिस्क को मेजरमेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये बात करते हैं। सर रिस्क पहली बात तो है क्या, आपने एक रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, ओके, क्या आपको वो रिटर्न मिल जाएगा, क्या आप श्योर हो। मैंने कहा श्योर तो नहीं है, कुछ तो वेरी कर सकता है। मान लो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% हो और मैं पूछूं क्या तुम श्योर 20% कमा लोगे, तो तुमने कहा नहीं श्योर 20% तो नहीं, थोड़ा इधर या थोड़ा उधर हो सकता है। अब थोड़ा इधर थोड़ा उधर मतलब 5% कम हो सकता है, 5% ज्यादा हो सकता है। ये 5% ही क्या है, रिस्क है। रिस्क किसमें, इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न सोच के रखे हो उसमें अगर तुम नहीं कमा पाओगे, मतलब कम कमा लिए ज्यादा कमा लिए, दोनों ही रिस्क के अंदर कवर होगा। अच्छा, रिस्क का मतलब ये नहीं है कि केवल अपने लिए एडवर्स मूवमेंट, रिस्क का मतलब यहाँ पर ये भी है कि फेवरेबल मूवमेंट, हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना मूवमेंट हो सकता है आइदर साइड, दैट इज योर रिस्क। अच्छा, इसको बताएगा कौन, अभी जो मैंने आपको बोला कि भैया इधर और उधर मूवमेंट, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो रिस्क को मेजर करने का सबसे बढ़िया टूल कहा जा सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और भी टूल है हमारे पास, बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड होते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है अभी पढ़ेंगे। और बीटा भी यूज किया जाता है, तो बीटा भी रिस्क मेजरमेंट का एक टूल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और बीटा है, तीनों का अपना अपना रोल है। सबसे ज्यादा कौन काम आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन काम आएगा और बीटा काम आएगा। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कभी कभार काम आएगा। अच्छा, कब काम आएगा वो भी देखेंगे। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डेविएशन फ्रॉम द मीन। बोला ना 20% एक्सपेक्ट किया, आइदर साइड मूव कर सकता है, 5% इधर या 5% उधर। इसका मतलब जो इसका आंसर निकल कर आता है, जो भी वैल्यू फाइंड आउट होती है वो वैल्यू प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। आंसर पॉजिटिव आएगा लेकिन उसका मतलब क्या होगा, आइदर साइड, प्लस साइड भी मूव कर सकता है, माइनस साइड भी मूव कर सकता है। मतलब उसका तो मतलब केवल ये होता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न से इतना मूवमेंट आ सकता है आइदर साइड। ओके, अब सर ये फॉर्मूला क्या रहने वाला है, मैं कहा फॉर्मूला ये रहने वाला है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है, अगर आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या रहेगा, रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। और अगर आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन नहीं है तो रूट करेंगे, देन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करने के बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड बाय एन। वही बात अभी देखा था ना, अगर सबका मान लेंगे सेम प्रोबेबिलिटी है तो डिवाइड बाय क्या कर दिया जाएगा, एन कर दिया जाएगा। ओके, कौन सा सिक्योरिटी बेटर होता है, कौन सा सिक्योरिटी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा सिक्योरिटी जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वहां पे रिस्क भी कम होगा, तो हमें ऐसी ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर विल बी द रिस्क। नाउ एग्जांपल देखते हैं, रिटर्न्स आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पता करना पड़ेगा, कि एक एक्सपेक्टेशन हो कि हम कितना कमाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम इस सिक्योरिटी से 19% कमाएंगे। अब 19% में ये देखना है ना कि 19% क्या एग्जैक्ट कमा पाओगे या कोई मूवमेंट आने वाला है, मतलब 19% से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम तो हो सकता होगा ना। यस, ये जो थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम है वही स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, मैंने कहा देखो रिटर्न कमाने का तो ये ना 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होगा, मैंने कहा देखो एक्सपेक्टेशन 19 है, आप कह रहे हो 10% भी हो सकता है, तो अगर 10% रिटर्न कमाया तो मूवमेंट आएगा 9% का। ओके, तो हमें इस डेविएशन को क्या करना है, स्क्वायर करना है। अच्छा, स्क्वायर क्यों करते हैं, ताकि कोई नेगेटिव वैल्यू है उसका इंपैक्ट हट जाए। नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक बार स्क्वायर करते हैं, बाद में रूट कर देते हैं। तो स्क्वायर और रूट का मतलब तो बराबर हो जाता है, एक बार स्क्वायर करके रूट करोगे कैंसिल, लेकिन इससे फायदा क्या होता है, कोई नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में बदल जाती है। तो माइनस का 9 था, स्क्वायर किया पॉजिटिव हो गया। अच्छा, ये 10% रिटर्न होने का चांस कितना है, ये 10% रिटर्न होने का चांस है 40%। ओके, तो ये डेविएशन होने का चांस भी कितना हो गया, 40% हो गया ना। ओके, तो 10 माइनस 19 का होल स्क्वायर इंटू 0.40। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं 20%। 20% होने का चांस कितना, 30% है। तो मैंने कहा डेविएशन होने का चांस भी उसके अकॉर्डिंग होगा। मैंने कहा 19 रिटर्न ना होके 20 होगा, इसका चांस कितना, 0.30। ओके, तो 20 माइनस 19 का होल स्क्वायर इंटू 0.30। एंड ऐसे ही आप क्या करेंगे, अगर 30% पे देखेंगे डेविएशन, तो 30 माइनस 19 का होल स्क्वायर इंटू उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.30। और देन जब इन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा और इन तीनों को ऐड करने के बाद इनका
रूट कर दिया जाएगा। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 8.306। मतलब क्या होगा कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 19 है, लेकिन ये डेविएट कितना हो सकता है, ये डेविएट हो सकता है 8.306% आइदर साइड। मतलब 19 में 8.306 ऐड भी हो सकता है और 19 में 8.306 लेस भी हो सकता है। 19 का नहीं, 19 में मतलब अगर मैं 19 में 8.306 ऐड होने की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कि रिटर्न 27.306% जा सकता है अगर हायर साइड में देखें, और ऐसे डाउन साइड में देखें तो माइनस करके आप चेक कर सकते हैं। ओके सर, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे किया जाएगा? कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का कोई ट्रिक है क्या छोटा सा? हाँ बिल्कुल, अगर आपको नहीं आता है, अगर आप इंडिविजुअल सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। आप क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे लिखना 10, फिर लिखना -19, स्क्वायर करना है ना, तो इनटू इक्वल टू करोगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इनटू 0.40, ओके, फिर कर देना इसको मेमोरी में ऐड। ये वैल्यू कैलकुलेट हो गया था, आपने इसको कैलकुलेटर को याद करवा देना है, मेमोरी प्लस कर देना। उसके बाद आप क्या करेंगे, 20 -19 इनटू इक्वल टू किया, इनटू 0.30 किया और इसको भी मेमोरी में ऐड कर देना। फिर उसके बाद 30 -19 करोगे, इनटू इक्वल टू करोगे, स्क्वायर करने के लिए इनटू इक्वल टू करते स्क्वायर हो जाएगा कोई भी वैल्यू का। फिर इनटू 0.30 करोगे, इसको भी मेमोरी में प्लस कर देना। और फिर लास्ट में एमआरसी प्रेस करके, एमआरसी प्रेस करने से क्या होगा, मेमोरी रिकॉल, मतलब जो आपने मेमोरी में ऐड किया था तीनों वैल्यूज, वो उनका टोटल होकर आ जाएगा, वो टोटल होकर आ जाएगा क्योंकि तीनों वैल्यूज आपने प्लस में रखा था ना, तो ये सारी वैल्यूज प्लस होगी। एमआरसी प्रेस करते ही कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा वो आंसर, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस आंसर का रूट कर देंगे। इससे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये कैसे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और इसकी जरूरत क्या पड़ गई, जब रिस्क मेजरमेंट करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कहां जरूरत पड़ गई है? मैं कहा जरूरत पड़ गई है कब, मान लो अगर आप किसी दो सिक्योरिटीज में कंपेयर कर रहे हो, दो या ज्यादा सिक्योरिटीज में प्रोजेक्ट्स में कंपेयर कर रहे हो, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग हो, एक्स बार अलग अलग हो, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा बढ़िया आंसर प्रोवाइड करवाएगा एनालिसिस के लिए। कैसे? मान लो जैसे एग्जांपल, स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों सिक्योरिटीज का सेम है, एक्स और वाई स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, दोनों सिक्योरिटीज का सेम है 15-15%, तो इसके अकॉर्डिंग तो दोनों में बराबर रिस्क हुआ ना, बिल्कुल। स्टैंडर्ड डिवीजन तो बोल रहा है कि दोनों में बराबर बराबर रिस्क है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहता है कि देखो इस एक्स सिक्योरिटी में आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं 60%, वाई सिक्योरिटी में एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं 75%। तो मूवमेंट स्टैंडर्ड डेविएशन तो 15-15 है, लेकिन ये 60 पे 15 का मूवमेंट दे रहा है, ये 75 पे 15, 75 पे 15 का मूवमेंट दे रहा है, तो ज्यादा रिस्की कौन हुआ? ज्यादा रिस्की तो एक्स सिक्योरिटी हुआ ना। तो एक्स सिक्योरिटी क्या कर रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है। अच्छा नॉर्मल समझना, नॉर्मल भी समझना, रिस्क सेम है, हाँ जी रिस्क सेम है, लेकिन रिटर्न कहां ज्यादा कमा रहे हो, रिटर्न कहां ज्यादा कमा रहे हो, वाई सिक्योरिटी में, तो वाई ज्यादा अच्छी हुई ना। इसका मतलब वाई क्यों ज्यादा अच्छी है, कंपेरेटिव रिस्क कम है, कंपेरेटिव रिस्क कम है। कंपेरेटिव रिस्क का मतलब ही क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कंपेयर किससे, रिटर्न के एस्पेक्ट में रिस्क को कंपेयर कर रहे हो, रिटर्न के एस्पेक्ट में रिस्क को कंपेयर कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। ओके, रूल वही रहेगा, जितना कम आएगा सीवी का आंसर, रिस्क जितना कम होगा, ऑब्वियसली सीवी जितना कम होगा रिस्क भी उतना कम होगा। ओके सर कैसे, ये देखो ना इसका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, तो 15 डिवाइड बाय 60 किया तो 0.25 निकल के आया, और 15 डिवाइड बाय 75 किया तो 0.20 निकल के आया। अच्छा ये बताता क्या है, 0.25 का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न का 25% डेविएट हो सकता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का 25% डेविएट हो सकता है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न का 20% डेविएट हो सकता है। तो यहाँ पे वाई सिक्योरिटी में कम डेविएशन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का देखा जाए परसेंटेज तो कम है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी वाई क्या है, कम रिस्की है, और सिक्योरिटी एक्स थोड़ी सी ज्यादा रिस्की है इन कंपेरिजन टू, जब हमने किसको कंपेयर किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न को भी कंपेयर किया। ओके तो ऐसे क्या हो सकता है सर, सेम होने पर थोड़ी ना होगा, नहीं अलग होगा। मान लो एक्स और वाई है, क्या अलग, स्टैंडर्ड डिवीजन इसका 20% है, इसका 15% है, तब भी आप चेक कर सकते हो। एक्स बार यहाँ पे 50% कमा रहे हो, यहाँ पे 100% कमा रहे हो तुम, तो अब देख लो कहाँ पे रिस्क ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार करके आपको पता चल जाएगा किधर रिस्क ज्यादा है और किधर रिस्क कम है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ओके तो ये कब यूज करना है, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न अलग अलग हो
और आप ऑब्वियसली दो प्रोजेक्ट्स या दो से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में कंपेयर कर रहे हो। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज कंसीडरिंग रिस्क एंड रिटर्न। आप सिक्योरिटीज को सेलेक्ट कैसे करेंगे, सिक्योरिटीज को सेलेक्ट कैसे करेंगे उनके रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर। तो ये एक क्वेश्चन है जो मार्केट में से घूमता है अपने, ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे किया जाएगा, देखो सिक्योरिटीज को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके देखना कि ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटीज है जिनका स्टैंडर्ड डिवीजन सेम आ रहा है, दैट मीन उनका रिस्क सेम है। अब रिस्क अगर सेम है तो आप उनमें से कौन सी सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करेंगे, ऐसी सिक्योरिटीज को आप सेलेक्ट करेंगे जिनका रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, बड़ा आसान सा है। फिर आप ऑब्जर्व करना ऐसी सिक्योरिटीज को जिनका रिटर्न सेम हो। सर हम ये पहले ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, सेकंड वाला पहले ऑब्जर्व कर लें, फर्स्ट वाला बाद में, बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो रिटर्न जिन सिक्योरिटीज का सेम होगा उन पे क्या कंपेयर करना है कि रिस्क कहां पे कम आ रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन किधर कम है। तो पहले हम ये दो काम करते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा, जैसे नीचे एग्जांपल है, देखो पहले कहा स्टैंडर्ड डिवीजन जिनका सेम हो, स्टैंडर्ड डिवीजन जिनका सेम हो, मैंने देखा ऑब्जर्व किया ये ए सिक्योरिटी और डी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका भी 4 इसका भी 4। तो सेम स्टैंडर्ड डिवीजन पे अब रिस्क तो सेम हो गया, रिटर्न कौन ज्यादा कमा के दे रहा है, ए सिक्योरिटी या डी सिक्योरिटी, ए सिक्योरिटी ज्यादा कमा के दे रहा है। इसका मतलब भैया ए और डी की लड़ाई में ए जीत गया है, तो डी को क्या कर दो, यहीं पे ड्रॉप कर दो। ओके, फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में। तो देखो कौन कौन सी सिक्योरिटी का रिटर्न सेम है, मैंने कहा ए सिक्योरिटी, बी सिक्योरिटी और एफ सिक्योरिटी का रिटर्न सेम है, इसका भी 8%, इसका भी 8%, इसका भी 8%। तो रिटर्न तो तीनों सेम कमा के दे रहे हैं। अब देखना क्या है, रिस्क कहां पे कम है। तो ए सिक्योरिटी में रिस्क 4%, बी में 5 और एफ में 6। इसका मतलब रिस्क कहां पे कम हुआ, ए सिक्योरिटी में। तो इन तीनों में से बेटर कौन हुआ, सिक्योरिटी ए बेटर हुआ। तो हमें कहां इन्वेस्ट करना अपना पैसा, अभी तक सिक्योरिटी ए के अंदर। तो इनके सामने, ए के सामने बी और एफ हार गए। ओके, तो ये बी और एफ का ऐसा मैंने क्रॉस लगा दिया। अब अंडर कंसीडरेशन बची है मेरे पास तीन सिक्योरिटीज ए, सी और ई, जिनका रिटर्न और रिस्क आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, डिफरेंट स्टैंडर्ड डिवीजन एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न के केस में आपको क्या करना है, अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हेल्प लेना है। और जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम होगा वही सिक्योरिटी क्या होगी, सबसे बेस्ट होगी। तो अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार। ओके, तो पहले मैंने लाइन लिख दिया जो मैंने ऑब्जर्व किया कि सेम रिटर्न है, सिक्योरिटी ए का एच डी लोएस्ट है, इसलिए बी और एफ को ड्रॉप कर दो। नाउ वी आर लेफ्ट विद ए सी डी ई। देन उसके बाद ए एंड डी का रिस्क सेम है। देखो आंसर में मैंने पहले क्या किया है, रिटर्न को कंपेयर किया है, सेम रिटर्न को, और जहां पे रिस्क कम था उसको सेलेक्ट कर लिया, बाकी को ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने रिस्क को कंपेयर किया, देख मैंने कहा सेम रिस्क पे रिटर्न कौन ज्यादा दे रहा है, तो किसी दोनों में से पहले किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। फिर हमारे पास तीन सिक्योरिटी बची ए, सी और ई। अब हमको इनका कैलकुलेट करना है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार। जहां पे सीवी सबसे कम आएगा, जहां पे सीवी सबसे कम आएगा वही द बेस्ट सिक्योरिटी होगी, और ए यहां पर भी जीत गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो आंसर क्या आना चाहिए, केवल सिक्योरिटी ए लिखा जाना चाहिए था, बट जो एक्चुअली सर्च आंसर वगैरह में घूम रहा है मार्केट में, वो क्या घूम रहा है कि सिक्योरिटी ए फर्स्ट रैंकिंग, सिक्योरिटी ई सेकेंड रैंकिंग, सिक्योरिटी सी थर्ड रैंकिंग। ऐसा क्यों, रैंकिंग क्यों दे रखा है, देखो रैंकिंग देना मेरे अकॉर्डिंग गड़बड़ है। क्यों, अगर आप सारी सिक्योरिटीज का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करोगे ना तब कंपेयर करो रैंकिंग में, वरना क्या होता है, हो सकता है जो आपने ड्रॉप कर दी हो वो सी और ई से बेटर हो। हाँ, दी बेस्ट ए है, नो डाउट दी बेस्ट ए है, क्योंकि वो हर जगह वो बेस्ट आया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट रैंकिंग आपकी एकदम इस रास्ते से प्रॉपर सही आएगी, दी बेस्ट पूछेगा तो। लेकिन ये सेकंड और थर्ड बताना थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन की डिमांड है, ऐसे ही करते हैं तो ऐसे ही अपने को कर देना है। चलिए, तो ये हो गया है, आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।